हेलो, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा मोशन क्या होता है। मोशन मीन्स चेंजिंग डिस्टेंस विथ टाइम। दैट मीन्स आई एम चेंजिंग माई डिस्टेंस एंड इट टेक्स सम टाइम, सो दैट इज कॉल्ड मोशन, राइट। So come to the definition. So motion is what? An object is said to be in motion if it's changing its position with time or with respect to its surrounding. That means आसपास का जो भी होता है वो भी चेंज होता है मोशन के साथ, जिसको क्या हम बोलते हैं सराउंडिंग्स, राइट। सो मोशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्टेंस क्या होता है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस मीन्स हम अपना चेंज कर रहे हैं पाथ और उसके अंदर जो टाइम लग रहा है, जो कि हमने पढ़ा था मोशन में, वो क्या होगा? हमारा डिस्टेंस। सपोज हम यहाँ से चले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये क्या हुआ? हमारा डिस्टेंस। और फिर बी से चले हम पॉइंट सी तक, ये क्या हुआ? हमारा डिस्टेंस। दैट मीन्स ए टू सी पूरा क्या हुआ? डिस्टेंस। दैट मीन्स दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ मोशन, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में देखिए ए पॉइंट से चले थे और हमें सी पॉइंट पे पहुंचना था, और ये वाला क्या था? ये वाला था हमारा डिस्टेंस। और अगर हम सीधा ही सीधे पहुंच जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और ये दोनों क्या हुए? ए टू बी एंड बी टू सी, ये दोनों क्या हुए? हमारे डिस्टेंस, राइट। तो अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे, डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, और हम करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स भी। चलो, डिस्टेंस की अब पाथ लेंथ, दैट मीन्स डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ भी बोलते हैं। जैसा कि हमने बताया था इस एग्जांपल से कि कोई बॉडी ए से स्टार्ट हुई, कहां गई? बी की तरफ। बी से चली कहां गई? सी की तरफ। दैट मीन डिस्टेंस को हम, ये पूरा जो पाथ इसने ट्रेवल किया है उसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस, राइट। सो क्या डेफिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। इसमें क्या हो रहा है? पार्टिकल क्या कर रहा है? मोशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स इसको यहां से यहां जाने में टाइम लगेगा, मान लीजिए 3 सेकंड लगेगा, और इसको बी से सी जाने में टाइम लगेगा, मान लीजिए 2 सेकंड लगा। तो ये क्या हुआ? टोटल टाइम। दैट इज ए से सी जाने में टोटल इसको टाइम लगा इस पाथ के दौरान 5 सेकंड, राइट। इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये क्या हुआ? हमारा डिस्टेंस बाय दैट ऑब्जेक्ट और पाथ लेंथ। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या होता है? स्केलर। स्केलर और वेक्टर आप जानते हो। स्केलर दैट मीन्स इसका डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जैसा कि हमने बताया था, जो पार्टिकल यहां से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, ए टू बी जा रहा था और बी टू सी जा रहा था, अगर वो सीधा सी पे चला जाए एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस जिसके द्वारा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक एक पार्टिकल ट्रेवल करता है, एंड इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ओनली। और ये क्या होता है? एक वेक्टर। हमें पता है वेक्टर हमेशा के चलते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो ये क्या हुआ? एक वेक्टर, ए टू सी वेक्टर। तो चलो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं जो कि हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और जानकारी देगा। तो पहले पॉइंट पे आते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जानकारी के लिए हमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट थी वो थी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या जीरो हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ पे भी लिखा है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या जीरो हो सकती है। बट जो डिस्टेंस है वो हमने क्या पढ़ा था? वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और हमें पता है स्केलर क्वांटिटी हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव।
इसीलिए डिस्टेंस भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे, बल्कि ये किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। और जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है पाथ पे। क्लियर। नाउ थर्ड पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों किस में मेजर किए जाते हैं, एक मीटर्स में, क्योंकि ये किसकी क्वांटिटी है, लेंथ की। हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में। ओके, तो हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जो कि लिखा हुआ है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमेशा ग्रेटर देन और या इक्वल होती है किसके, 1 के। तो हमें पता है, हमने एक एग्जांपल लिया था कि बॉडी ए से बी तक जाती है और फिर बी से सी तक जाती है। इस फिगर में क्या पता लग रहा है, हमें सिंपली पता लग रहा है ए टू बी और बी टू सी को क्या बोला था हमने, डिस्टेंस। एंड जब बॉडी सीधी ए से सी जाती है उसको क्या बोला था, ए टू सी को क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट, राइट। ए टू सी को हमने डिस्प्लेसमेंट बोला था। ये तो फिगर से समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, अगर हम ए टू सी तक जाए इस पाथ से जाए तो हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है जो कि बड़ा है किससे, ए टू सी जाने से, जो कि है हमारा डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्यों लगाया है, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड लगाया है ताकि नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो जाए। अगर हम इसको, इस वाले डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस के नीचे लाए तो हम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1, राइट। हमने ये लिख दिया ग्रेटर देन 1। अब इक्वल टू क्या क्या मतलब हुआ, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे, जैसे इस पॉइंट ए से हम सिर्फ कोई पॉइंट एफ तक गए एक स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के, राइट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे। और सिमिलरली अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1, इसलिए हम लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। नाउ हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट, जो कि है फिफ्थ पॉइंट, फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। हम अभी देखा कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है और ये टाइम के साथ बढ़ता है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये डिस्टेंस क्या है, स्केलर। फॉर ए बॉडी अंडरगोइंग वन डायमेंशन मोशन, जैसा कि हमने इस मेथड से भी देखा था, कोई बॉडी ए टू एफ जा रही थी, ये क्या हुआ, 1 डायमेंशन मोशन। अगर कोई बॉडी ए से एफ जा रही थी, 1 डायमेंशन। इसमें क्या बोला था हमने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, तो हमने यहाँ पे यही लिखा है, बॉडी अंडरगोइंग 1 डायमेंशन मोशन इन द सेम डायरेक्शन, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज नॉट गोइंग इन 1 डायमेंशन, देन डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो वो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो इसी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, इसमें क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द ग्रिड थ्रू पॉइंट ए बी सी डी ई एंड एफ। ये दिया हुआ है ग्रिड ए बी सी एंड देन डी देन ई देन एफ। ये क्या है, ग्रिड्स। द साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल्स मेजर इज 0.5 किलोमीटर। दैट मीन्स जो ये स्क्वायर है, इस हर स्क्वायर की लेंथ क्या है, 0.5 किलोमीटर, जो कि मेंशन किया हुआ है। हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस का कवर होता है जब पॉइंट ए से एफ तक जाता है, राइट। हम एक एक बार डिस्टेंस मेजर करते हैं, फिर हम निकालेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रिड है इसकी लेंथ कितनी है, 0.5 किलोमीटर, ठीक है। हम पहले देखते हैं डिस्टेंस हम मेजर करते हैं एक एक बार में। ए बी का डिस्टेंस क्या हुआ,
ए बी का डिस्टेंस क्या हुआ, कितने ग्रिड्स कवर किए हैं, 1 2 3 4 5 6 ग्रिड्स इसने कवर किए हैं, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और इसका आंसर क्या होगा इन किलोमीटर, इसका आंसर क्या होगा 5 6 30, दैट मींस 3.0 किलोमीटर। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे B to C। B to C देखते हैं क्या हुआ, B to C इसमें कितने ग्रिड्स कवर किए हैं 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इन किलोमीटर, तो इसका क्या है आंसर 1 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है C to D। C to D हम यहाँ पे लिखते हैं C to D कितने ग्रिड्स कवर किए हैं 1 2 3, सिर्फ इसमें 3 ग्रिड्स कवर किए हैं, दैट मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 किलोमीटर, इसका क्या आंसर आएगा 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं D to E। सो D to E में क्या देखेंगे, D to E में कितना ग्रिड कवर हुआ, सिर्फ 1, सो 1 हुआ तो क्या लिखेंगे सिंपल 0.5 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं E to F। अब E to F में क्या देखा, 1 ग्रिड कवर हुआ, EF is equal to also 0.5 किलोमीटर। अब देखते हैं पूरा डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया है A से लेके F तक, टोटल हम यहाँ लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, A से गया B तक, B से गया C तक, C से D तक, D से F तक, D से E तक एंड E से F तक। अब हम सभी का डिस्टेंस लिख देते हैं। ए बी का कितना आया 3, बी सी का कितना आया 1, उसके बाद सी डी का कितना लिखा था हमने 1.5, डी ई का कितना लिखा था 0.5 और ई एफ का कितना लिखा था 0.5। इन सबको ऐड करके जो हमारा टोटल आएगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। हम ऐड करते हैं 3 + 1 4, 4 + 1.5 5.5, 5.5 + 1 6.5, तो ये क्या आएगा 6.5 किलोमीटर। ये क्या हमारा निकला टोटल डिस्टेंस। अब निकालते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, डायरेक्शन, राइट। हम मान लेते हैं कि जो इस तरफ जाएगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो इस तरफ जाएगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। पहले तो ये अज्यूम कर लेते हैं, जो इस तरफ जाएगा उसको पॉजिटिव, जो इस तरफ आएगा उसको नेगेटिव। सिमिलरली हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं जो ऊपर जाएगा उसको पॉजिटिव, जब हम नीचे जाएंगे उसको नेगेटिव। एंड राइट हियर दिस वे पॉजिटिव, दिस वे नेगेटिव। एंड ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, A से B गया, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस साइड में, दैट मींस पॉजिटिव। वो क्या था A से B जाने का टोटल 3.0 किलोमीटर प्लस और माइनस, दैट वी विल डिसाइड। अब क्या जा रहा है B से C तक, मतलब ऊपर जा रहा है, ये भी हम क्या लेंगे पॉजिटिव, दैट मींस पॉजिटिव ऑफ 1 किलोमीटर, राइट। देन उसके बाद किधर जा रहा था C to D। हमने माना है कि C to D क्या लेंगे हम नेगेटिव, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे नेगेटिव C to D का क्या था 1.5, सो 1.5। अब ये क्या जा रहा है ऊपर D से E जा रहा है, अब D से E का क्या हम लिखेंगे पॉजिटिव, सो पॉजिटिव क्या हुआ ये 0.5 और ये क्या जा रहा है E से F, तो इसका भी क्या लिखेंगे पॉजिटिव 0.5। अब इसका निकाल लेते हैं हम, कितना आएगा 3 + 1 4, 4 - 1.5 2.5, 2.5 + 1 3.5 किलोमीटर। अब इस एग्जांपल से भी आप देख सकते हैं जो हमने टोटल डिस्टेंस निकाला वो निकला 6.5 और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट निकाला हमने वो निकला 3.5। तो इससे क्या पता लगा कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, राइट। ओके, तो जैसा कि हमने पढ़ लिया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और उसका एक प्रॉब्लम भी कर लिया। अब हम जानेंगे कि स्पीड क्या होती है। अब स्पीड क्या होती है हम जानते हैं, नॉर्मली हमने पढ़ा होगा स्पीड क्या होती है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है किसी भी बॉडी के द्वारा विथ, उसमें क्या लगता है टाइम, दैट मींस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या हम बोलते हैं स्पीड। और तुम सब लोग जानते हो ऑलरेडी
स्पीड को लिखते कैसे हैं? क्या फॉर्मूला होगा फिर? क्या लिखा है हमने? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, राइट? तो ये क्या हो गई? स्पीड। अब कोई बताएगा इसके यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स क्या होंगे? डिस्टेंस को कैसे नापते हैं हम? मीटर्स में। और टाइम को कैसे नापते हैं? सेकंड में। तो इसके यूनिट्स क्या हुए? मीटर पर सेकंड। एग्जैक्टली। तो ये क्या थी हमारी स्पीड, जो कि हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड इज इक्वल टू नथिंग एज पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम टेकन। एग्जैक्टली। सो हम चलते हैं कितने टाइप की स्पीड होती है हमारे पास। स्पीड कितने टाइप की होती है? स्पीड कितने टाइप की होती है? 3 तरह की स्पीड होती है। कांस्टेंट स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये कुछ नया है आप लोगों के लिए। कांस्टेंट स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट मींस अगर मैं कवर कर रहा हूं 5 किलोमीटर 5 मिनट में, तो मैं अगले 5 किलोमीटर भी 5 मिनट में कवर करूंगा। तो इसको क्या हम बोलते हैं? कांस्टेंट स्पीड। दैट मीन्स मेरी स्पीड चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। दैट मीन्स डज नॉट वेरी, राइट? अब एवरेज स्पीड क्या हो रही है? एवरेज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम। ये तो स्पीड का मामला भी था। एवरेज स्पीड का मतलब अगर मेरी स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। जैसे कि एक प्रॉब्लम करके देखते हैं हम। जैसे मैं मान लीजिए पहले मेरी स्पीड v1 थी, कितने टाइम के लिए रही? t1 टाइम के लिए, राइट? फिर मेरी स्पीड हो गई v2 कितने टाइम के लिए? t2 टाइम के लिए। फिर क्या होगा मेरी स्पीड? v3 कितने टाइम के लिए? t3 टाइम के लिए। और इन तीनों का जो एवरेज आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। एंड आप सबको एवरेज निकालना ऑलरेडी आता है, राइट? अब हम जानेंगे ये क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट मींस किसी पॉइंट पे या किसी पल में जिस पार्टिकल की जितनी स्पीड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसा कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए ये कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहाँ पे हमने लिया डिस्टेंस और यहाँ पे लिया हमने टाइम, और ये क्या है? हमारा ओरिजिन। सपोज एक बॉडी ऐसे चल रही है। अब हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। अगर मैं इस बॉडी की स्पीड निकालना चाहूं इस पॉइंट पे, स्पीड निकालना चाहूं, तो वो स्पीड क्या होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट? इसको क्या हम बोलते हैं? किसी पॉइंट पे हम स्पीड निकालें तो वो स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस, राइट? या आप बोल सकते हैं किसी पल पे स्पीड निकालें, इस मूवमेंट पे क्या स्पीड है, उसको भी क्या हम बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एक छोटा सा आंसर दीजिए मेरे को, इसका क्या आंसर होगा? व्हाट टाइप ऑफ स्पीड डज योर कार स्पीडोमीटर रीड्स? कौन सी स्पीड रीड करता है स्पीडोमीटर? एक पॉइंट की स्पीड रीड करता है, मतलब उस टाइम की स्पीड रीड करता है। तो ये क्या हो गया? हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? तो अब हम चलते हैं कुछ पॉइंट्स, इनको हमें ध्यान में रखना है। 1 बाय 1 हम करेंगे उसको। पहले देखेंगे फर्स्ट वन, एवरेज वेलोसिटी। जैसे हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। वैसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है? 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। इट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट एवरेज स्पीड कैन नॉट बी 0। क्यों? जैसे डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता था और नेगेटिव नहीं हो सकता था, वैसे ही एवरेज स्पीड जो कि किससे बनी है? डिस्टेंस बाय टाइम से, वो क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव या 0 नहीं हो सकती। जैसा हमने वहां पे पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस उसके नीचे डिवाइड किया था डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या था? हमेशा ग्रेटर देन था और इक्वल टू था 1 पे। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है,
स्पीड किससे बनी है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जो एवरेज स्पीड है और जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें पता है, अगर हमें इसे रिवर्स करेंगे, सॉरी फॉर दैट, एवरेज वेलोसिटी, अगर हम इसे रिवर्स करेंगे तो ये कैसे हम लिख सकते हैं इसको? एवरेज वेलोसिटी बाय एवरेज स्पीड लेस देन होगी 1 से, राइट? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड greater than equal to average velocity or 1 is greater than equal to average velocity divided by average speed। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हुआ, फर्स्ट पॉइंट भी क्लियर, सेकंड पॉइंट भी क्लियर। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। हमने बोला था कि जो डिस्टेंस है वो कभी कभी इक्वल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। तो उसी तरह एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कभी कभी इक्वल होती है, और हम कह सकते हैं हमेशा इक्वल होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड के। अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कभी कभी इक्वल हो सकती है, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इक्वल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट पे, ए पार्टिकल में है कांस्टेंट स्पीड। किसी पार्टिकल की कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, बट उसकी वेलोसिटी हमेशा वेरी करेगी। अब इसकी एग्जांपल क्या ले सकते हैं? हम देखते हैं, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और वह एक कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, ये क्या हो गया? ये डिस्टेंस कवर कर रहा है ए से बी से, ए से लेके बी तक, और इसको मान लीजिए 5 सेकंड्स लग रहे हैं और 5 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। अब आपको पता है वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 5 किलोमीटर बाय डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। और अगर हमें निकालना है कि इसका डिस्टेंस, इसकी वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? निकाल रहे हो जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस वे में। और इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस वे में। इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस वे में। इसका मतलब एवरेज जो वेलोसिटी है वो हमेशा, और वेलोसिटी अगेंस्ट से वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है, बट जो स्पीड है वो क्या हो सकती है? कांस्टेंट हो सकती है किसी कर्व पर। ए पार्टिकल may have constant speed but varying velocity it happen when particle travel in a curvilinear path। जब वो एक कर्व की तरफ चलेगा तो उसकी स्पीड सेम हो सकती है, बट उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। वेलोसिटी का क्या चीज चेंज होगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी। So fourth is also clear. We have covered all the 4 points. अब आते हैं नेक्स्ट पे, हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। एक ट्रेन है जो कि सिटी ए से सिटी बी की तरफ जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, जो कि है 40 मीटर पर सेकंड। ये सिटी ए है, ये सिटी बी है, इसकी तरफ ट्रेन जा रही है। स्पीड हम लिखते हैं स्पीड ए टू बी। हम इसे S1 से डोनेट कर देते हैं। ए से बी की तरफ कितनी स्पीड है? 40 मीटर पर सेकेंड। अब एंड रिटर्न बैक टू ए, फिर ए स्पीड कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। अब ये बी से वापस आ रही है बॉडी ए की तरफ वापस आ रही है, तो इसकी स्पीड हम लिखते हैं कितनी दी गई है? B2A कितनी स्पीड दी गई है? इसको क्या लिखते हैं हम? S2 इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, राइट?
और हमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सिंपली पता चल रहा है, अगर हम सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकालें तो क्या होगी एवरेज वेलोसिटी? यस, एग्जैक्टली जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि बॉडी ए से बी जा रही है, बी से वापस ए की तरफ आ रही है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? जीरो डिस्प्लेसमेंट। इस तरफ हम पॉजिटिव ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को, इस तरफ हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, सो एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो जीरो। अब डिपेंड करता है एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। एवरेज स्पीड, अगर हम एवरेज स्पीड को ऐसे लिखें s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये चीज फॉर्मूला गलत होगा। हम ऐसे एवरेज स्पीड को नहीं निकाल सकते। तुम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? सम अदर मेथड। उसमें क्या देखना पड़ेगा? हम मान लेते हैं ए से बी पार्टिकल का डिस्टेंस था x और b से ab क्या होगा? हम जानते हैं x होगा। हम देखते हैं a टू b 40 मीटर पर सेकंड था, b टू a 60 मीटर पर सेकंड था। तो हम देखते हैं s1 इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि है 40 मीटर पर सेकंड, और s2 जो कि है कितना? x बाय t, जो कि है हमारा 60 मीटर पर सेकंड। अब दोनों में हम t नहीं लिख सकते, अगर x सेम है तो t डिफरेंट होना चाहिए, राइट? ना हम देखते हैं s1 लिख दिया, s2 लिख दिया, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? x इंटू x, दैट मीन्स 2x। और कितना टाइम लिया? जब a से b जा रहा था तो टाइम हमने लिखा है t1, जब b से a आ रहा था तो टाइम हमने लिखा है t2, राइट? सो हम यहाँ से t1 और t2 की वैल्यू निकालते हैं। t1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे लिखते हैं 2x। t1 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या होगी? x बाय 40। t2 की निकालोगे तो क्या होगी? x बाय 60, राइट? सो इससे क्या निकलेगा? 2x, नीचे से x कॉमन, और हम 10 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा? 1/4 प्लस 1/6, राइट? और x एंड x कैंसल आउट हो गया। अब इसको हम कहाँ लिखें? इसको हम समराइज कर देते हैं इस छोटे से ब्लॉक के अंदर। सो क्या होगी? वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या निकलेगी? 2 बच गया, ऊपर गया 20, 6 4 जा 24। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? हम इसे सॉल्व कर देते हैं। इस एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? टोटल एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा, 6 एलसीएम आएगा, सॉरी 6 नहीं आएगा। इसके बाद में 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 3 टू द 6, 6 टू द 12 एलसीएम आएगा। 12 हो गया हमारा एलसीएम। तो ये क्या आएगा यहाँ पे? 3 प्लस 2, दैट इज 5/12। सो 5/12 आ गया। तो क्या लिखेंगे हम इसको? 20 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर इसका एवरेज वेलोसिटी का। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, और यूनिट मीटर पर सेकंड, राइट? सो ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्सन है जो ट्रेवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में विद अगेन कांस्टेंट वेलोसिटी v1 दिया हुआ है फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस x। एक सर्टेन डिस्टेंस x ट्रेवल कर रहा है v1 वेलोसिटी से। यहाँ हम फिगर बना लेते हैं, सेम मान लेते हैं a से b जा रहा है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? x, डिस्टेंस दिया हुआ है इस पर।
x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं कितनी वेलोसिटी से v, सो यहाँ लिख देते हैं वेलोसिटी फ्रॉम a टू b, कितनी वेलोसिटी लगेगी v1, राइट, फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस x एंड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2। अब वो क्या हुआ, आगे गया विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। अब ये आगे गया है पार्टिकल v2c तक गया है पार्टिकल, और इसका भी क्या है x क्या है डिस्टेंस। क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन। अब इसका भी क्या निकालना है, वेलोसिटी, क्या लिखो, कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब v2c दिया है कितनी वेलोसिटी से v2, राइट। हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है v1 किसके बराबर है, x बाय g1। दूसरा भी क्या गया है, सेम डिस्टेंस, बट अगर डिस्टेंस सेम है दोनों का तो टाइम चेंज होना चाहिए। अब v एवरेज को कैसे लिखेंगे, v एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना उसने लिया, सेम डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में गया फिर इस डायरेक्शन में गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2x, टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, सिमिलरली t1 प्लस t2। अब v एवरेज को कैसे लिखेंगे, 2x। अब t1 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, v1 इधर आ गया, v1 नीचे चला गया तो क्या आएगी, x बाय v1। v2 की वैल्यू क्या होगी, v2 इधर चला गया, v2 नीचे आ गया, x बाय v2, राइट। सो v एवरेज को कैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, 2x यहाँ से x कॉमन, यहाँ पे क्या आया 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, राइट। अब v एवरेज को कैसे लिखा, x एंड x कैंसिल आउट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2, इसका एलसीएम लिया क्या आया, v1 प्लस v2, ऊपर क्या आ जाएगा v1 इंटू v2। ये क्या निकली हमारी एवरेज वेलोसिटी, राइट। ये क्या निकली, एवरेज वेलोसिटी v ऑफ ए गिवन रिलेशन इज 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए पार्टिकल कवर्स हाफ इट्स जर्नी विद ए कांस्टेंट स्पीड। ये पार्टिकल है जिसने कवर किया है हाफ जर्नी विद ए स्पीड, इस पर स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है v, एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी with a constant speed of 2v। उसके बाद नेक्स्ट हाफ उसने 2v से कवर किया है, और उसका नेक्स्ट हाफ एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी विद a constant speed of 4v, और उसका नेक्स्ट हाफ 4v से कवर किया है। फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड। सेम हम करेंगे, पहले हम जान लेते हैं कैसे चल रहा है ये पार्टिकल। यहाँ से सपोज करते हैं यहाँ पे a है, यहाँ पे पार्टिकल b है, a से b तक जाना है उसको। कैसे गया है, हाफ ऑफ द जर्नी, हम यहाँ पे हाफ कर लेते हैं, हम पूरी लेंथ को मान लेते हैं 4x, हाफ कर दिया तो क्या बना 2x, ये भी क्या बना 2x। अब हाफ ऑफ द जर्नी स्पीड फ्रॉम a टू, हम उस पॉइंट को नाम दे देते हैं o, इस मिडल वाले को o, a टू o गया तो कितनी स्पीड थी उसकी v, राइट। हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी विद द कांस्टेंट स्पीड टू v। अब जो बाकी हाफ बचा है उसका हाफ करके जो कि डिस्टेंस निकलेगा x, और इसका भी निकलेगा x, यहाँ पे हम पॉइंट इसको मान लेते हैं z, और जो बाकी हाफ है उसको अलग अलग स्पीड में कवर किया है। फर्स्ट हाफ को v स्पीड से, नेक्स्ट हाफ ऑफ हाफ को किया है o2 z कितनी स्पीड में 2v, and the rest of the journey with a constant speed of 4v।
v। ये कहां से गया है? z से p तक। कितनी स्पीड में? 4v की स्पीड में, राइट। निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। अब तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद हो गया होगा, एवरेज v एवरेज। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 4x और टोटल टाइम। अब इस v को कैसे लिख सकते हैं? इस v ने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 2x किया था। कितने टाइम में? t1 टाइम में। अब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था? x बाय x डिस्टेंस कवर किया था। इसने x डिस्टेंस कवर किया था कितने टाइम में? t2 टाइम में। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था? x कितने टाइम में? t3 टाइम में। हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो इसको 4x को कैसे लिख सकते हैं? 4x ओवर t1 प्लस t2 प्लस t3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे आगे करेंगे? 4x डिवाइडेड बाय t1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, क्या आएगा? 2x ओवर v। यहाँ से निकालिए t2 की वैल्यू, क्या आएगी? x बाय 2v। थर्ड वाले से निकालिए तो क्या आएगी? यहाँ से निकालिए t3 की वैल्यू, तो क्या आएगी? x बाय 4v। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। x फिर से कॉमन आ जाएगा, x के साथ और क्या कॉमन आ सकता है? x कॉमन आ जाएगा और नीचे से v कॉमन आ जाएगा, राइट। तो बचा क्या? 2 प्लस हाफ प्लस 1 बाय 4, राइट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x और x कैंसिल आउट हो गया, v ऊपर चला गया, क्या आया? 4v डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4 एलसीएम आ जाएगा। एंड क्या आएगा यहाँ पे? 8 प्लस 2 प्लस 1। तो क्या बनेगा हमारा आंसर? 16v डिवाइडेड बाय 11, राइट। तो ये क्या हमने निकाल ली? एवरेज स्पीड। क्लियर? चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, बट अब हम इसको थोड़ा और गहराई से समझेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। अगर x एक्सिस को मालूम है x एक्सिस एंड इसको मालूम है टाइम एक्सिस, राइट। x एक्सिस एंड टाइम एक्सिस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? किसी पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट मैं कंसीडर करूं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, उसको हम बोलते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया। अब वेलोसिटी की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे। ये क्या हुआ हमारा x, ये क्या हुआ हमारा टाइम, तो निकल गई हमारी वेलोसिटी की वैल्यू। बट हम कैसे पता करेंगे कि वेलोसिटी नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है? ग्राफ को देख के। अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचे जिसको कि हम बोलते हैं टेंजेंट, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट। अगर उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें और ये मान लें हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ थीटा। tan थीटा कैसे लिखेंगे हम? tan थीटा कैसे लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है? इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं टाइम t। सो परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा x, और बेस क्या हुआ हमारा? बेस क्या हुआ हमारा? इसको t मान लेते हैं, इसको t डैश मान लेते हैं, तो बेस क्या हुआ हमारा? t माइनस t डैश, राइट। तो ये हुआ हमारा बेस। मतलब tan थीटा की वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर मैं बोलूं कि थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 के अंदर है, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी 90, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। तो इससे हम पता कर सकते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी बिना सॉल्व किए, सिंपली एक टेंजेंट को ड्रा करके, राइट। तो हम इसके लिए एक प्रॉब्लम करते हैं। तो प्रॉब्लम पे सीधा जंप करते हैं। कौन सी प्रॉब्लम होगी इसके लिए हमारे? ये देखिए, ये वाली प्रॉब्लम। ए डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। ये है डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ। किसका? एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ था हमारे पास, ये वाला।
हमने निकालने हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल नेगेटिव। किस पॉइंट पे, इतने पॉइंट दिए गए हैं हमें, किस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर ये पॉइंट सी है तो यहाँ से हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, यही है टेंजेंट, राइट। मैं अपना कलर चेंज कर देता हूँ, रेड, यही है हमारी टेंजेंट। तो ये क्या हुई, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा क्या है, साफ पता लग रहा है, लेस देन 90। यहाँ पे ड्रॉ करें टेंजेंट तो ऐसी आएगी, राइट। ये भी क्या होगी, लेस देन 90। यहाँ पे ड्रॉ करें टेंजेंट, अब ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकते, ये तो फिर पैरेलल उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। और टेंजेंट इसकी कैसे ड्रॉ होगी, ऐसे, और इसका एंगल कहाँ से मेजर करेंगे, P से ये लग रही है ग्रेटर देन 90, और इसका टेंजेंट ऐसे होगा, ये भी फिर ये एंगल भी क्या है, लेस देन 90। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर E, दैट इज द टेंजेंट, द एंगल ऑफ टेंजेंट इज greater than 90, so velocity is negative. So option number C is option number C, but the point E is the correct value when the velocity gets negative. आप ऐसे भी देख सकते हो, velocity going positive, अब ये नीचे आ रहा है तो velocity क्या होगी, obviously negative होगी, क्योंकि distance decrease हो रहा है। वेक्टर भी हम देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो इससे क्या पता चल लेता है कि E पॉइंट पे ही वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। क्लियर?